मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज वित्त प्रशासन पर चर्चा करें। हमने पिछले अध्यायों में, पिछले व्याख्यानों में यह पाया कि प्रशासन का मूल तत्व वित्त है। व्हाइट ने अपने पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण में भी बजट की महत्ता पर प्रकाश डाला है। बिना वित्त के प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ईंधन की आवश्यकता पड़ती है या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से प्रशासन को संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त उसके लिए जीवन रक्त के समान है। बिना वित्त के प्रशासन का कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। तो यह इंजन के ईंधन की भांति होता है और प्रशासन की सफलता सुदृढ़ वित्त व्यवस्था पर आधारित होती है। जब तक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था नहीं होगी तब तक प्रशासन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता और वित्त का समुचित प्रबंध होना चाहिए, तब जाकर के प्रशासन काम कर सकेगा। इसको परिभाषित करते हुए डिमॉक कहता है कि वित्त का निर्धारण इंजन के लिए तेल की आपूर्ति के समान है। जिस प्रकार से बिना डीजल या पेट्रोल के कोई भी इंजन नहीं चल सकता या बिना इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के कोई भी इंजन काम नहीं कर पाता, ठीक इसी प्रकार से प्रशासन के लिए वित्त का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से एल.डी. व्हाइट कहता है प्रशासन को वित्त से अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन और वित्त एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस वित्तीय प्रशासन के अभिकरण कौन कौन से हैं, मतलब वित्त प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम है बजट पर स्वीकृति देना। विशेष करके प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में अंतिम संस्था संसद मानी जाती है। संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और प्रजातांत्रिक देशों में यह माना जाता है कि देश की संपूर्ण कोष पर, वित्त पर जनता का अधिकार होता है। क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में होते हैं, इसलिए वित्त के मामले में अंतिम शक्तियां व्यवस्थापिका के हाथ में निहित होती है। तो व्यवस्थापिका का काम है बजट पर स्वीकृति देना। बिना व्यवस्थापिका की स्वीकृति के कार्यपालिका प्रशासन कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। दूसरा, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है बजट बनाना। मतलब कार्यपालिका में जो निर्वाचित कार्यपालिका है, मतलब जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री जिसके नेतृत्व में काम करता है, तो वित्त मंत्री या वित्त विभाग का काम है, कार्यपालिका का काम है बजट बनाना। बजट किसे कहते हैं? बजट मतलब आय और व्यय का एक अनुमान, आकलन। अगले वित्त वर्ष के लिए आपकी अनुमानित आय क्या होगी, आप कौन कौन सा खर्च करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से घर को चलाने के लिए घर में माता पिता बैठ करके बजट बनाते हैं कि अगले महीने इतनी तनख्वाह मिलेगी, इस तनख्वाह से हमें महीने भर का खर्च कैसे चलाना है, क्या क्या हम खर्च कर सकते हैं। हमारे सीमित वेतन के अंतर्गत हमको पूरा माह भर चलाना पड़ेगा ताकि कहीं से उधार लेने की आवश्यकता न पड़े। तो जो परिवार, जहां पर माता पिता अच्छी तरह से सोच विचार करके अपना बजट बनाते हैं, पूरे महीने भर का पूरा आय और व्यय का आकलन करते हैं, वह परिवार हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उन्हें उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बजट का मतलब होता है आय और व्यय का पहले से अनुमान, आकलन, प्राक्कलन। तो कार्यपालिका बजट तैयार करता है। फिर है इसमें वित्त विभाग। वित्त विभाग के अंतर्गत वित्त मंत्रालय जो होता है, वह वित्त मंत्रालय आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है। वास्तविक रूप में कितना हमको आय की प्राप्ति हो सकती है और कहां कहां पर हमको व्यय करना है, इसके बारे में पूरा अनुमान तैयार करता है।
इसी प्रकार से कर संग्रहण कितना होगा, हमको पिछले साल इतना करों से इतनी राशि की प्राप्ति हुई थी, इस वर्ष हमको कितना हो रहा है और अगले वर्ष हमारा यह कर संग्रहण कितना होगा। 3 साल का अनुमान पूरा, मतलब कि पिछले साल का जो हुआ है, अभी जो कर संग्रहण हो रहा है और इस आधार पर अगले साल के लिए जब बजट बना रहे हैं उसमें कर संग्रहण कैसा होगा, कितना मतलब हमको आय राशि की प्राप्ति होगी और हम किस और कौन कौन से काम हम इस पैसे से कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो वित्त विभाग है वह अन्य समस्त मंत्रालयों को नियंत्रित करता है, क्योंकि जब तक वित्त मंत्रालय पैसा आवंटित नहीं करेगा उन विभागों को, वे विभाग कोई काम नहीं कर सकते। बजट पर स्वीकृति व्यवस्थापिका देती है, लेकिन वित्त मंत्रालय उसके बाद उस पैसे को आवंटित करता है विभिन्न मंत्रालयों को। आपको इस काम के लिए इतना इतना बजट दिया जाता है, इतना इतना पैसा दिया जा रहा है। तो वित्त के आधार पर वित्त मंत्रालय अन्य सभी मंत्रालयों को नियंत्रित करता है। मतलब किसी विभाग में मान लीजिए 1000 कर्मचारियों को, अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी, तो 1000 कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन की पूरी व्यवस्था की स्वीकृति वित्त मंत्रालय पहले देगा, तब जाकर के वहां पर 1000 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की पहल शुरू होगी। तो वित्त मंत्रालय वित्त के आधार पर सभी चीजों को नियंत्रित करता है। जैसे रक्षा मंत्रालय कहता है कि हमको विदेश से इतना करोड़ रुपए, इतने 1000 करोड़ रुपए का यह सामान खरीदना है, वित्त मंत्रालय पहले स्वीकृति देगा, तब जाकर के रक्षा मंत्रालय वो खर्च कर सकेगा, सामान खरीद सकेगा, अन्यथा नहीं। फिर तीसरा है लेखा परीक्षण। विभिन्न विभाग जितना भी खर्च करते हैं, जितने भी उनको आय की प्राप्ति होती है, इन सब की जांच होती है, ऑडिटिंग होती है, और इस ऑडिटिंग को करने वाला अधिकारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहलाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के समस्त खर्चों का यह जांच करता है और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है कि कितना कितना आय की प्राप्ति हुई और कितना कहां कहां पर किस किस मद में खर्च किया गया। 5वां है संसदीय समिति। संसद की अपनी 2 प्रकार की समितियां होती हैं। ये दोनों समितियां वित्त पर नियंत्रण रखती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, आगे चल करके और चर्चा होगी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। मतलब कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधि इस 15, 7, 22 सदस्यों में होते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता और किसी विरोधी दल के सदस्य को ही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और ये लोक लेखा समिति सरकार के सभी प्रकार के आय और व्यय की जांच करती है। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करती है, सदन में उस पर फिर बहस होती है। इसी प्रकार से अनुमान समिति एक होता है। अनुमान समिति का काम है किस खर्च के लिए कितनी राशि स्वीकृत किया जाए, अनुमान लगाती है। मान लीजिए किसी एक छोटे से काम के लिए ज्यादा बजट की मांग की जा रही है, तो अनुमान समिति वहां पर ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि इतने अधिक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुमान समिति 2 प्रकार की समितियां होती हैं जो संसद को सहायता करती हैं। और 6वां है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का काम है नोट छापना, मुद्रा की सुदृढ़ता को बनाए रखना और बैंकों का नियंत्रण करना। पूरे देश भर में मुद्रा को किस प्रकार से सर्कुलेट किया जाए। जैसे पिछले वर्षों में नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी यदि की जाती है तो किस प्रकार से हम नोट छापेंगे, कितना नोट छापेंगे, कहां कहां पर किस किस प्रकार से हम उसको संवितरित करेंगे, तमाम चीजें। तो बैंकों संभव पूरी बैंकिंग प्रणाली को रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, पूरी मुद्रा व्यवस्था को बनाए रखता है। ताकि आपने देखा होगा नोटों में एक वाक्य लिखा होता है कि मैं धारक को
इतना रुपये, जैसे मान लीजिए 500 का नोट है या 2000 का नोट है, तो उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब वो जो कागज का टुकड़ा जिसे हम 500 रुपए का नोट कहते हैं, उसकी कीमत 500 रुपए है। ये रिजर्व बैंक गारंटी देता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर उस पर सिग्नेचर करता है। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखे तो देख सकते हैं कभी भी। तो ये 6 संगठन होते हैं जो वित्त प्रशासन से संबंधित हैं। अब चलें बजट की ओर। बजट के सिद्धांत या उसके सामान्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। बजट यह फ्रेंच भाषा के बूजेट शब्द से बना है। यह वस्तुतः रोमन में इसे बूजे कहते हैं, फ्रेंच में यह बूजे बूजट बन गया और इंग्लिश में यह बूजट बजट बन गया। बजट का असली अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े के थैले को बजट कहते हैं। 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक चमड़े के थैली में बजट संबंधी जो कागजात लेकर सदन में आया था, वह उस बैग को खोला और बजट संबंधी कागजात निकालने लगा। तो विरोधी दल के नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब बजट खोल रहे हैं, और वहां से फिर बजट शब्द की शुरुआत हुई। तो इस बजट को परिभाषित करते हुए टेलर कहता है बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। इतने बड़े देश का शासन चलाना है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, इतने बड़े देश का शासन यदि चलाना है तो बजट बनाना आवश्यक है। केवल मुखाग्र कह देने से प्रशासन काम नहीं कर सकता। हर चीज लिखित होनी चाहिए और उस लिखित पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो टेलर कहता है सरकारी आय व्यय की एक लिखित योजना है। दूसरी चीज स्टॉर्म कहता है कि बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय व्यय की प्रारंभिक अनुमानित योजना उल्लिखित होती है। सरकार की प्रारंभिक आय व्यय कि पिछले वर्ष इतनी आय और इतना व्यय हुआ था, अभी इतना होने की संभावना है, तो उसको बजट कहते हैं। मतलब बजट में आय और व्यय दोनों का विस्तार से विवरण दिया जाता है। इस बजट के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे संतुलित बजट। आय और व्यय में लगभग समानता। लगभग मान लीजिए कोई एक घर का बजट बना रहे हैं, 50,000 रुपए वेतन पाते हैं, तो 50,000 में 50,000 आना है और 49,500 या 49,000 रुपए खर्चा होना है। लगभग या 49,500 खर्चा होना है। तो इस प्रकार से संतुलित बजट, आय और व्यय में लगभग संतुलन बनाए। दूसरा है बचत का बजट। घर में बचत का बजट अच्छा माना जाता है कि मान लीजिए 50,000 वेतन है, 50 रुपये उनको मिलने वाला है, तो 50 में चलो 45,000 रुपये खर्चा कर दो, 5,000 रुपये बचा कर रखो, काम आएगा। तो वो बचत का बजट अच्छा माना जाता है। लेकिन एक प्रजातांत्रिक सरकार में बचत का बजट को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे कार्यपालिका की असफलता मानी जाती है। क्योंकि किसी भी देश में आम जनता के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, और यदि कोई सरकार बचत का बजट बनाती है, मतलब यह है कि सरकार जनहित के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है, इसलिए जनता के हितों की परवाह न करते हुए वह पैसे बचाने की कोशिश में है। तो ये बचत का बजट उचित नहीं माना जाता। और तीसरा है घाटे का बजट। इतना ज्यादा घाटे का बजट भी नहीं होना चाहिए कि आय हो रहा है 500 और खर्चा हो रहा है 1,000। तो घाटे को आप किस प्रकार से मेंटेन करेंगे? पैसा कहां से लाएंगे आप? यदि आप नोट ज्यादा छाप करके उस घाटे की पूर्ति करना चाहेंगे तो मुद्रा का अवमूल्यन होगा, पैसे की कीमत घटेगी, देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और है कि बजट की अवधि हमेशा 1 वर्ष की होती है। इस 1 वर्ष के अंदर आपको बजट जितना दिया गया
जितने आय की प्राप्ति हुई, जितना व्यय करने का अधिकार आपको दिया गया, उस बजट को आपको पूरा खर्चा करना होता है। यदि उस तिथि के बाद कोई पैसा बचा तो वो पैसा लैप्स हो जाता है, मतलब सरकारी खजाने में ही रहता है, आप उसको खर्च नहीं कर सकते। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो आप जो भी खर्चा करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपको खर्चा कर देना है। यदि आप 31 मार्च तक खर्चा नहीं कर पाए, कुछ पैसे बच गया, तो पैसा वो लैप्स हो जाता है और सरकारी खजाने में ही यथावत रहता है, फिर आप उसको खर्च नहीं कर सकते। तो बजट का सिद्धांत वार्षिकता का होता है। अब बजट के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जैसे बजट के सिद्धांत में सबसे पहले संतुलित बजट संतुलित होना चाहिए, मतलब आय और व्यय में लगभग संतुलन होना चाहिए। ज्यादा जितना आय होगा उसी के अनुपात में आप खर्च कर लीजिए। दूसरा है नकदी के आधार पर प्राकलन। निश्चित रूप से आप यह मानकर चलिए कि आपको अगले वर्ष में कितने राशि की प्राप्ति होनी है या हो सकती है, उस आधार पर आप बजट का प्राकलन तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अनुमानित कर लिया कि हमको 50,000 करोड़ रुपए मिलेगा और आपने 60,000 करोड़ का आपने एस्टिमेट बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप में आपको जितना नकदी की प्राप्ति हो सकती है उस आधार पर आपको बजट बनाना चाहिए। तीसरी चीज, कुल आय व्यय का उल्लेख होना चाहिए। कुल आय व्यय का उल्लेख मतलब मान लीजिए किसी एक विभाग को 10,000 करोड़ रुपया आय की प्राप्ति होनी है। मान लीजिए कोई एक विभाग है, उसको 10,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होनी है और उसको खर्च करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया गया। तो बजट में आय का खाना अलग होना चाहिए, व्यय का हिसाब खाना अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 उसको मिलेगा, 20 उसको स्वीकृत है तो 10,000 करोड़ का हमें बजट बना कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको वास्तविक आय की प्राप्ति होगी उसका भी उल्लेख करिए, जितना आपको व्यय करने का अधिकार दिया जा रहा है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। तो आय और व्यय दोनों का एक साथ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में उल्लेख होना चाहिए। फिर तीसरा है वार्षिकता का सिद्धांत, अभी इसकी चर्चा हो गई। और पांचवा है अवसान। अवसान का मतलब यदि आप बजट निर्धारित अवधि के अंदर खर्च नहीं कर पाए तो पूरा पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए भारत में एक प्रवृत्ति देखी गई है कि जनवरी महीने तक या 15 फरवरी तक विभिन्न विभाग उनको जितना बजट आवंटित हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते। लेकिन जैसे ही 15 फरवरी हो जाता है, मतलब 1.5 महीने बचे, या 28 फरवरी हो जाता है, 1 महीना बचा 31 मार्च तक, तो उस अवधि में पूरा बजट में जितना पैसा बचा पूरा का पूरा पैसा वो लोग खर्च करने के लिए अपने अधीन जो कार्यालय है उनको सैंक्शन कर देते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च स्वीकृत कर देते हैं। लो आप पैसा लो और ये पूरा पैसा खर्चा करो। कभी कभी तो 15-20 मार्च को पैसा सैंक्शन होता है और कहते हैं कि आप इसको खर्चा करिए 31 मार्च तक। तो अब बताइए 8-10 दिन के अंदर लाखों रुपये का सामान आप बिना टेंडर बुलाए, बिना निविदा या भाव पत्र मंगाए कैसे करके खरीदेंगे? तो होता यह है कि ऑफिस वाले भी आजकल चतुराई करते हैं कि पहले बिल मंगवा लेते हैं, सामान आते रहता है 6 महीने के बाद। तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कार्यालय को 50 लाख रुपए सैंक्शन किया गया एक कार्यालय को, तो 50 लाख रुपए उसको खर्चा करना है साल भर में। मान लीजिए उसने 40 लाख रुपए खर्चा किया, 10 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाया, तो 10 लाख शासन को वापस हो जाता है। ये अवसान है या लैप्स पॉलिसी इसी को कहते हैं। फिर है एकीकृत बजट विभिन्न विभागों का। जैसे केंद्र सरकार में 2500 मंत्रालय हैं, तो सभी मंत्रालयों का एकजुट होकर के एक बजट होना चाहिए। उसमें अंदर सभी डिटेल हो, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये ऊर्जा मंत्रालय, तमाम मंत्रालयों का एक साथ एक 1 by 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप इतना आय इतना व्यय, ये तमाम चीजों का
पूरा विवरण उस बजट में होना चाहिए। ये कहते हैं एकीकृत बजट। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले अभी 3-4 वर्षों के पहले तक भारत में आम बजट अलग होता था, रेलवे का बजट अलग होता था, क्योंकि रेलवे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है। यदि आपसे कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे रेलवे। रेलवे में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी अधिकारी लाखों की संख्या में काम करते हैं। पूरे भारत में रेल का नेटवर्क बिछा हुआ है। तो रेल चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, इसलिए रेल का बजट अलग पेश होता था और उसे रेल मंत्री पेश करता था। लेकिन अब रेल बजट को भी आम बजट में ही सम्मिलित कर लिया गया है। फिर उसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि पहले 28 फरवरी की शाम को 5 बजे वित्त मंत्री बजट लोकसभा में पेश करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल से उस 5 बजे को 11 बजे किया गया और अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करने लगा है। तो 1 फरवरी को जब बजट पेश होता है तो लोकसभा राज्यसभा के पास पूरा 2 माह का समय होता है, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। इस 2 माह में बजट पर अच्छी तरह से चर्चा करके उसे पारित किया जा सकता है। तो ज्यादा समय मिले इसलिए अब 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा है। फिर प्रकाशन और प्रचार। बजट का प्रकाशन होना चाहिए समाचार पत्रों में विस्तार से, ताकि लोग उसको समझ सकें, देख सकें, जान सकें। उसका प्रचार भी होना चाहिए कि अगले वर्ष में हमारी ये योजनाएं हैं, हम इस योजना के लिए इतना पैसा रखे हैं। तो जनता के बीच इसका प्रचार होने से शासन की लोकप्रियता बढ़ती है और शासन की और जनता की सहभागिता उन कार्यों में बढ़ती है। आगे पूर्व स्वीकृति। पूर्व स्वीकृति का मतलब है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिस पर पहले स्वीकृति ली जाए और उसके बाद खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए। बिना पूर्व स्वीकृति के प्रशासन शासन कोई खर्च नहीं कर सकता। तो पूर्व स्वीकृति का सिद्धांत है। और आखिरी है उत्तरदायित्व। सरकार जो भी आय की प्राप्ति करेगी अर्थात जो भी व्यय करेगी, सबके लिए उसे संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यह है बजट का सिद्धांत। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको धन्यवाद।